गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे थे, है ना। तो प्रस्तावना में कई सारी बातें हो चुकी थी। आज उसी प्रस्तावना का ये दूसरी क्लास है। इसको हम लोग देखते हैं। कुछ चीज़ें रह गई थी, जैसे कुछ प्रमुख कथन रह गए थे। जैसे कुछ कथन को किसने कहा है, उसको हमको देखना है। और इसके साथ जो भी बचा हुआ होगा उसको देखेंगे। साथ में हम लोग देखेंगे पिछले 20 सालों में जितने भी इस टॉपिक से रिलेटेड सवाल आए हैं। जैसे यूपीएससी में आए गए, है ना, पीसीएस में आए हैं। तो उन सारे सवालों को हम एक बार देखने का प्रयास करेंगे। तकरीबन 40 सवाल हैं जो पिछले सिर्फ एक ही टॉपिक से पिछले 20 सालों में, 21 सालों में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि अपनी क्लास आज आगे बढ़ाते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले देखते हैं प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन है और उन कथनों को किसने कहा है। और ये सवाल कई बार पूछा गया है। अभी जब आप सवाल आगे हल करेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो जो सबसे पहली बात है वो है कि कृष्णा स्वामी अय्यर के शब्दों में प्रस्तावना के बारे में क्या कहा गया है। तो इन्होंने कहा है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, ऐसे साफ साफ सेंटेंस आता है कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह वाक्य किसने कहा या यह कथन किसने कहा है। ठीक है, ये कथन कहा कृष्णा स्वामी अय्यर साहब ने। दूसरा है प्रारूप समिति के सदस्य के एम मुंशी साहब के अनुसार क्या है प्रस्तावना। इनके अनुसार प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है ना। ये दो दो बात हो गई। तीसरी बात आती है पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। इन्होंने चार बातें कही हैं। पहली क्या कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। दूसरा इन्होंने कहा कि संविधान की कुंजी है। तीसरा इन्होंने कहा कि संविधान का आभूषण है। और चौथी बात इन्होंने कही यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही थी कि यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता। कहने का मतलब ये है कि जब भी संविधान में कभी कोई बात फंसेगी संविधान को लेकर के, तो उस बात की विवेचना यहाँ पे इस टॉपिक से या इस प्रस्तावना से की जा सकती है ना। अगली बात है कि अंग्रेज राजनीति शास्त्री सर अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट कहा है। ठीक है, ये चौथी बात है। और पांचवा, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला भी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। यह बात कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। अब सवाल कई बार आया है कि कुछ मामलों में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का अंग माना गया और कुछ कई बातों में नहीं माना गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं कि किस मामले में माना गया किस मामले में नहीं माना गया। और ये सवाल कई बार पूछा गया, मध्य प्रदेश में भी पूछा गया, झारखंड में भी पूछा गया, इवन कि उत्तर प्रदेश के यूपी पीसीएस मेंस में भी ये सवाल कई बार पूछा गया है ना। तो आइए उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए, तो चार मामले बहुत उल्लेखनीय रहे हैं, जिसमें से दो मामलों का हम यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं। जो पहला है बेरूबारी संघ मामला, है ना, 1960 में आया था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या करते हुए कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। संविधान का भाग नहीं है, 1960 में बात कही गई थी। उसके बाद फिर मामला आया, फिर उसमें कहा गया हाँ भाग है, फिर कहा गया नहीं है, फिर कहा गया हाँ है। फिर अंततः लास्ट में जो एक फाइनल रिजल्ट निकल के आया वो आया केशवानंद भारती साहब का मामला, जो कि 1973 में आया। इसमें इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और इसके बाद फिर जो है कभी विवाद की स्थिति नहीं पैदा हुई, है ना। यही अंतिम मामला था। इसके बाद फिर सब ठीक रहा। फिर उसके बाद से प्रस्तावना को संविधान का भाग माना जाने लगा, है ना। तो यहाँ पे दो सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है। एक में कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना, जो कि मामला था बेरूबारी संघ मामला 1960 वाला। और दूसरा मामला था केशवानंद भारती 1973 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दो तथ्य हैं, उनको भी जान लेते हैं कि प्रस्तावना ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों का पर प्रतिबंध लगाने वाला। ठीक, दूसरी बात है ये गैर न्यायोचित है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यह भी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में जो कुछ लिखा है, ठीक है,
उसके खिलाफ आप न्यायालय में जाकर के चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये बात बहुत स्पष्ट रूप से जान लीजिए आप लोग कि यह गैर न्यायोचित है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रस्तावना गैर न्यायोचित है कि नहीं है, तो वहां पे है कि गैर न्यायोचित है, मतलब इसके खिलाफ हम न्यायालय नहीं जा सकते, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, प्रस्तावना में संशोधन। अब ये जानने की जिज्ञासा होगी आपकी कि क्या प्रस्तावना में सुधार या संशोधन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए, तो देख लेते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है बशर्ते मूल विशेषताओं में संशोधन ना किया जाए या नहीं किया जाए, है ना। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान से देख लीजिए कि हम प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके मूल ढांचा को नहीं बदल सकते। जैसे कि उसमें लिखा गया ना कि हमारा जो देश है वो क्या है, पंथनिरपेक्ष है ना। अखंडता उसमें शब्द जोड़ा गया, समाजवादी जोड़ा गया। अब इसको आप हटा दीजिए, तब तब नहीं होगा, है ना। उसको हटा करके आप उसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो मूल ढांचा है, उसका जो मूल ढांचा, उसको आप उसके साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात लिखी गई है कि न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित नहीं किया जा सकता। 368 ये सिर्फ जो है नॉर्मल बातों को संशोधित करने के लिए बात कही गई है। अब आप इसको लगा करके आप कहिए कि हम जो है प्रस्तावना में छेड़छाड़ करेंगे या उसमें बदलाव करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ नोट पॉइंट लिखे हुए हैं उसको थोड़ा देख लेते हैं कि न्यायालय ने यह पाया कि हमारे संविधान की मूल भावना, पूरे संविधान की जो मूल भावना है वो प्रस्तावना में उल्लिखित तत्वों पर आधारित है। ठीक है, अगर हमारा हमारा संविधान कोई जानना चाहता है कि संविधान संविधान भारत का संविधान कैसा है, क्या है ना, तो उसके लिए सिर्फ वो प्रस्तावना पढ़ ले तो उसको मैक्सिमम बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो वही बात लिखिए कि हमारे संविधान की मूल भावना प्रस्तावना में उल्लिखित तत्वों पर आधारित है। यदि इनमें से किसी तत्व को हटाया जाता है तो संविधान का ढांचा अक्षुण्ण नहीं रह पाएगा। ठीक है, तथा इसकी अखंडता भंग हो जाएगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। दूसरी बात है कि संसद की संशोधन की शक्ति में वे शक्तियां नहीं आती जो संविधान के मूल ढांचे को में संशोधन करें एवं उसकी अखंडता को नष्ट कर दें। तो संसद भी यह नहीं कर सकती है, ठीक है, कि वह प्रस्तावना में छेड़छाड़ करे या उसको बदलने की कोशिश करे। तो ये बातें संशोधन में रही। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम रिवीजन कर लें, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ, इस नाते इसको हमने बहुत स्पष्ट रूप से अलग से नोट कर लिया है। पहला है कि 1960 का मामला बेरोजगारी संघ मामला है ना, इसमें प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इसमें संविधान के में प्रस्तावना को अंग नहीं माना गया था। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है 1964 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, इसमें उपरोक्त फैसले पर विचार किए जाने को बता दिया गया था। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी बात आती है 1967 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इसमें जो है प्रस्तावना को अपरिवर्तनीय बताया गया था, है ना। फिर आती है चौथी बात 1973, जो अभी आपको हमने ऊपर पढ़ाया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। तो दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक है जहां पे नहीं माना गया और दूसरा है जिसको मान लिया गया। तो नहीं माना गया किसमें, 1960 में बेरोजगारी संघ मामला, और 1973 केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग मान लिया गया। ठीक है, ये दो बातें आपको बहुत अच्छे से जाननी थी। नेक्स्ट है कि न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये कहाँ से लिया गया है, रूस की क्रांति 1917 से लिया गया है। नेक्स्ट है आपका समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का आदर्श, रूस की क्रांति 1789 से 1799 से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो प्रस्तावना था यह समाप्त होता है। ठीक है, मतलब हमने एनसीईआरटी से जितना भी कंटेंट था वो सारी चीज़ें आपको बता दी। जितना स्टैंडर्ड किताबों में जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गए या डी बसु हो गई, वहाँ से जितने भी अच्छे कंटेंट आपको मिल सकते हैं तो वो चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। ठीक है, अब इसके बाद सिर्फ एक बात रह जाती है कि प्रीवियस ईयर पेपर पिछले 20 से 21-22 सालों में जितने भी सवाल आए हैं सिर्फ प्रस्तावना से, उनको हमें करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके पहले एक जरूरी सूचना आपको हम बता दें कि मेधांश आईएएस में उत्तर प्रदेश पीसीआर 2024 के लिए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। सामान्य अध्ययन प्लस सीसैट का बैच फाउंडेशन बैच होगा, ऑनलाइन फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, है ना। ये बैच आपका 2 जुलाई से प्रारंभ है, सुबह 7 बजे से। ठीक है, हिंदी माध्यम में जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे आप लाइव क्लास में सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है,
और फीस की जहाँ तक बात है तो फीस में 50% छूट के साथ आपका एडमिशन प्रारंभ हो रहा है। और अगर आप 50% के बाद भी छूट लेना चाहते हैं तो आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अथवा आप जी 1000 का कोड इस्तेमाल करके आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, एडमिशन की पूरी प्रक्रिया के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, 83 18 18 71 8318187162, या फिर दूसरा नंबर है 7275151554। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है ना। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रस्तावना क्या होती है। दूसरी बात हमने पढ़ा कि प्रस्तावना के मूल तत्व क्या हैं, है ना। नेक्स्ट हम तो मूल तत्व में हमने 3 बातें जानने का प्रयास किया कि संविधान का स्रोत क्या है ना। संविधान का स्रोत जान लिया, संविधान की प्रकृति कैसी है या उसका स्वरूप कैसा है, ये सारी बातें हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका है संविधान का उद्देश्य क्या है। चौथी बात हम लोग देखते हैं कि प्रस्तावना के मूल शब्दों की व्याख्या, ये चीज़ें अभी हमने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि संप्रभुता क्या होती है, समाजवाद है, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष है ना, लोकतांत्रिक है ना, फिर गणराज्य है, न्याय है, 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक। स्वतंत्रता की हम जब बात करेंगे तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के बारे में हमारे यहाँ कहा गया है। नेक्स्ट आपका है समानता। समानता के बारे में है नागरिक समानता, राजनीतिक और आर्थिक समानता के बारे में। और लास्ट हमारा है बंधुत्व। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि प्रस्तावना के संबंध में कुछ महान लोगों के विचार क्या रहे हैं। उसके बाद फिर हमने जाना कि संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना है कि नहीं है, जैसा कि अभी आपने देखा कि बेरुबारी मामले में नहीं था और केशवानंद भारती मामले में मान लिया गया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि संविधान में की प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते, है ना। अब इसके बाद सबसे जो लास्ट पॉइंट है वो है 20 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए साथ में इसको भी आज खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कि प्रस्तावना 20 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले इसमें हमने जो शामिल किया वो यूपीएससी के जितने भी सवाल अभी तक इस चैप्टर से पूछे गए हैं उनको हमने शामिल किया। तो जो सबसे पहला सवाल है उसको देखते हैं कि भारत के संविधान के उद्देश्य का, पहला ऑप्शन है संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। विधिक का मतलब कानूनी प्रभाव नहीं रखती, ठीक है। दूसरी बात है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। तीसरी बात है कि संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है। चौथा है संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संविधान का भाग है कि नहीं है। तो जहां जहां पर ये लिखा कि संविधान का भाग नहीं है वो ऑप्शन तो कतई नहीं होगा, ठीक है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, तो यहाँ पे लिखा कि संविधान का भाग नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, मतलब बी तो कतई नहीं होगा, ठीक। इसके बाद अब बचा ए, सी और डी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि संविधान का भाग है, यहाँ तक तो बात सही है, ठीक है, किंतु इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। भाई क्यों नहीं प्रभाव है, इस नाते ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तीसरी बात है कि वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है, तो यह बात भी नहीं मानी जा सकती। चौथी बात लिखिए कि संविधान का भाग है, बिल्कुल सही है, किंतु उससे अलग होकर के या अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। मतलब अगर प्रस्तावना को संविधान से अलग कर दिया जाए तब उसकी भाई क्या वैल्यू रह जाएगी। तो संविधान की प्रस्तावना की वैल्यू तब है जब वो संविधान के अंदर है ना। इस नाते ये इसका जो चौथा ऑप्शन होगा वो सही होगा, ऑप्शन नंबर 4। ये 2020 में आईएएस प्री में पूछा गया था, है ना। आइए जानते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल में लिखा गया है कि विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को कौन प्रतिबिंबित करता है। ये सवाल, इसका जवाब साफ साफ एम लक्ष्मीकांत की किताब में लिखा हुआ है ना। तो जानते हैं ऑप्शन क्या क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता नहीं है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा है। चलिए पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। ये बात गलत है। अगर ज़्यादा कानून होंगे तो क्या हमारी स्वाधीनता कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सी वाले में देखते हैं हम लोग क्या लिखा है कि यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता करेगी। जनता कैसे कर पाएगी भाई, जनता ने अपने प्रतिनिधि भेज दिए हैं, अब वो करेगी, है ना। इस नाते ये भी नहीं होगा। डी की बात करते हैं यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो स्वाधीनता के लिए खतरा। भाई क्यों खतरा है, अगर हमारी स्वतंत्रता के लिए कानून बनाए जा रहे हैं तो उसमें खतरा वाली कौन सी बात है। इस नाते डी भी नहीं होगा। बचा आपका ऑप्शन बी, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, ठीक है। यही इसका
सही जवाब होगा। ठीक, ये 2018 आईएएस के सवाल के पेपर में पूछा गया सवाल है। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, 2017 में पूछा गया था यूपीएससी 2017 आईएएस में, कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है। ठीक है, तो बहुत स्पष्ट बात से अभी आपने ऊपर ऊपर पढ़ा भी कि उद्देशिका में होता है। ठीक है, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। नेक्स्ट आपका सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है, किस स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। देखिए अभी आपने ऊपर ऊपर पढ़ा कि विचार की स्वतंत्रता होनी चाहिए, विश्वास की होनी चाहिए, धर्म और उपासना की होनी चाहिए, विचार प्रकट करने मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो होनी क्या चाहिए, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये दे दिया गया तो फिर एक होगा ना कि समाज में क्या होगा, असमानता फैल जाएगी। इस नाते सवाल का जो सही जवाब है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, कि कौन सी स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ठीक है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट सवाल है पांचवा, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से निम्न में से एक के रूप में आर्थिक न्याय किसमें उपबंध किसमें किया गया है। ठीक है, तो आर्थिक न्याय की बात कहाँ गई है, कही गई है। अभी आपने ऊपर ऊपर पढ़ा कि अपने भारत में के संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, है ना। तो उद्देशिका में होगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो इसका जो चौथा ऑप्शन वो तो नहीं होगा, मूल अधिकार में कभी नहीं होगा, है ना। अब बची बात उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हम जब पढ़ाएंगे आपको डीपीएसपी तो वहां पर भी ये बात कही गई है, इस नाते ये ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक, ये आपका 2013 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई यूपीएससी की। अभी तक आईएएस में जितने भी सवाल पूछे गए थे इस टॉपिक से, उसको हमने जानने का प्रयास किया है ना। अब चलते हैं यूपी पीसीएस की तरफ। अभी तक यूपी पीसीएस में प्रस्तावना से कितने सवाल पूछे गए हैं, तकरीबन 20 सवाल पूछे गए हैं पिछले 20-21 सालों में। मतलब तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि लगभग हर साल इस टॉपिक से 1 या 2 सवाल आते ही आते हैं, है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। तो यूपी पीसीएस है ना, इसमें देखते हैं पहला सवाल क्या है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। तो सबसे पहले अभी आप बताइए, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि न्याय कितने प्रकार के न्याय, 3 प्रकार के न्याय। तो और फिर क्रम भी वही पूछ रहा है। तो देखो सबसे पहले 3 कहीं लिखा है, यहाँ 2 लिखा मतलब ये नहीं, यहाँ 1 लिखा मतलब ये नहीं, यहाँ पे 5 लिखा मतलब ये नहीं। तो बचा कौन सा आपका, ये वाला, यही आपका ऑप्शन होगा। और जैसा कि आपको पता भी है कि 3 प्रकार के न्याय की बात कही जाती है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही जाती है, और समानता की बात 2 प्रकार की होती है, और भ्रातृत्व मतलब आपको एक होके रहना है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 वही सही होगा। ठीक है, ये यूपी पीसीएस प्री 2018 का सवाल है। ठीक, नेक्स्ट सवाल चलें। नेक्स्ट सवाल में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। यह एक ऐसा सवाल है जो कि कई बार अभी देखिए घुमा घुमा के हर राज्य के पीसीएस में पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन से शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। तो कौन कौन सा भाई जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था, पथनिरपेक्ष जोड़ा गया था, है ना, और ग्राम समाज ये नहीं जोड़ा गया था, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये नहीं, ये जोड़ा नहीं गया था, ये बल्कि पहले से ही था। ठीक है, तो हमारा जोड़ा कौन कौन सा था, 1 और 3, तो ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया सवाल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात पे आते हैं। तीसरा सवाल, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए। भाई कब किए गए, 1976 42वां संविधान संशोधन के द्वारा किए गए, आपको पता ही होगा। तो इससे मतलब नहीं, इससे नहीं, इससे नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये आपका स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था यूपी पीसीएस में, है ना। चलिए नेक्स्ट आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976, ऑप्शन नंबर बी। पांचवा 2005 में भी सेम सवाल आया है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है, कौन सा व्यक्त करता है भाई, भारत में अनेक धर्म हैं, दूसरा है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तीसरा है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, और भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब ही यही होता है कि कोई राज्य, कोई स्पेशल धर्म नहीं होगा। ठीक है,
कि जैसे अभी कोई राज्य ये कहे कि हमारा हमारा जो देश है वो हिंदू राष्ट्र है, या हमारे मुस्लिम राष्ट्र है, या हमारा बौद्ध वाला राष्ट्र है, या हमारी ईसाई वाला राष्ट्र है। तो हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। ये 2005 यूपीएस सॉरी यूपीपीसीएस मेंस का सवाल है ना। इसको आप लोग देखते रहिएगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। देखिए अभी आपको ऊपर पढ़ाएगा ना कि कौन सा भाग संविधान की आत्मा है, तो कौन सा भाग है। ये 2015 और 2013 यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया है ना। तो आपको पता ही होगा, मूल अधिकार नहीं, राज्य के नीति निर्देशकता तो बिल्कुल नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार नहीं, तो बचा कौन, उद्देश्य का, मतलब सी। अभी आपने ऊपर देखा भी। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। तो किसमें किया था, अभी आपने ऊपर ऊपर पढ़ा ना। दो मामले आपको हमने बताए। पहला मामला हमने आपको बताया था कि बेरूबारी मामला, उसमें उन्होंने कहा था कि नहीं होगा। फिर लास्ट में आया 1973, उसमें कहा गया केशवानंद भारती मामले में कि हाँ बिल्कुल मामला है, भाग है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी वाला, है ना। तो यूपी पीछे 2014 का सवाल है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट आपका सवाल है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो बिल्कुल बात है, तो इसमें इस बात को आप एक बार रट लीजिए। ये एक और बीच में मामला आया था, बोम्माई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कहा गया था कि संविधान का भाग है, ठीक है। बाकी इन सब में नहीं कहा गया था, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। ये 2012 यूपीपीसीएस का सवाल है। नेक्स्ट आपका है कि भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो अभी आपने पढ़ा कि 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन सी, राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक, है ना। चलिए 9वां देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही है। पहला ऑप्शन है कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। दूसरा है कि देश में सामाजिक समानता पहले से ही विद्यमान थी। अच्छा, ये कैसे हो सकता है भाई। तीसरा कि सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है ना। समानता की बात कहाँ लिखी गई है, वो लिखी गई है संविधान में। कह रहा है कि संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, मतलब ये सवाल, ये ऑप्शन गलत है। कह रहा है कि समानता पहले से ही विद्यमान थी, बिल्कुल। अगर समानता होती तो कहाँ फिर झगड़ा ही होता भाई, है ना। तो तीसरी बात है कि संविधान में लिखी गई बात है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यूपीपीसीएस मेन 2008 का सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है कि किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। अभी देखिए ऊपर हमने आपको बताया ना कि बेरोजगारी मामले में, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए ये 2017 का सवाल है। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, तो देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। कह रहा कि संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, और उसके बाद लिखा कि मूल अधिकार और प्लस डीपीएसपी या और फिर मौलिक कर्तव्यों में। और उसके बाद लिखा गया है कि संविधान के पाठ में कहीं नहीं। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कहाँ कहाँ कही गई ये बात, प्रस्तावना में जो जो अधिकार या जो सॉरी प्रस्तावना में जिन जिन आदर्शों की बात कही गई है वो हमारे मूल अधिकारों में मिलते हैं। जैसा कि अभी आपने वहाँ पे पढ़ा था नहीं कि हमको कुछ मौलिक अधिकार मिलते हैं 14, 15, 16, 17, 18, है ना। तो इन सब की बात आपने वहाँ की थी। फिर कुछ डीपीएसपी में भी मिलेंगे। फिर आपसे कहा गया बंधुत्व की बात, तो वो आपको मिला था, है ना। और वो कहाँ मिला था, मौलिक कर्तव्य में मिला था। इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ठीक है। इसकी प्रकृति न्यायवाद, न्याय योग्य नहीं है, बिल्कुल ठीक है। कह रहा कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। भाई क्यों नहीं किया जा सकता, कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूल ढांचा ना बदलने पाए, ठीक है। चलिए चौथा है कि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ठीक है। तो देखिए
अब तीसरा तो नहीं होगा, तो जिस जिस ऑप्शन में तीसरा हो, उसको हटा दीजिए। यहाँ तीसरा मतलब सी वाला नहीं होगा, यहाँ तीसरा मतलब डी वाला नहीं होगा। अब देखो इसमें चौथा भी होना चाहिए, तो इस नाते ऑप्शन नंबर एक दो यहाँ भी, एक दो यहाँ भी, तो चौथा होना चाहिए, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका यही सही होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका 13वां सवाल है। और 13वां सवाल देखिए 2017 मेंस में आया हुआ सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए। ये आपके जोड़े गए कब? 42वें संविधान संशोधन में। जबकि यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष ना लिख करके यहाँ पे सवाल में पंथ निरपेक्ष होना चाहिए था, ठीक है। पीछे 2017 मेंस का सवाल है ना। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? बताइए कौन करता है भाई? वो करता है संविधान की प्रस्तावना, मतलब ऑप्शन नंबर बी, आपको पता ही होगा 2005 मेंस। 15वां सवाल देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? 75 की बात कर रहा है, देखिए कितना बारीक सवाल पूछ रहा है। कह रहा है कि 75 में शामिल नहीं था, तो बंधुत्व तो था पहले से, समानता थी पहले से, संप्रभु था पहले से, अखंडता यही शब्द जो कब 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 जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया है, 42वां संविधान संशोधन के तहत, है ना। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। यूपी टीचर्स में 2006 का सवाल है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 17, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित थे। कौन कौन से भाई सम्मिलित थे, है ना? 1949 की बात कह रहा है ये, है ना। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य की बात करता, तो 1 2 और 3 की बात हो रही है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित नहीं थे। यहाँ देखो साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि सम्मिलित नहीं थे, तो कौन कौन से सम्मिलित नहीं थे? तो यही होगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं शामिल थे। इसको कब शामिल किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शामिल किया गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। क्योंकि भाई देखो जब 26 नवंबर 1949 को हमने अपना संविधान अंगीकृत किया, तो वहां पर ये शब्द नहीं लिखे गए थे, ये शब्द तो बाद में जोड़े गए हैं ना 1976 में, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? सवाल नंबर ए होगा, जवाब नंबर ए होगा, है ना। आते हैं बात करते हैं 18वें नंबर पे। 18 नंबर पे बात क्या कही जा रही है कि कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सामाजिक न्याय बिल्कुल है, राजनीतिक न्याय बिल्कुल है, धार्मिक न्याय की बात नहीं कही गई, आर्थिक न्याय की बात कही गई है, तो यही नहीं होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब। ये मेंस 2013 का सवाल है, ठीक। चलो सवाल नंबर 19वां देखते हैं। 19 में क्या बात कही जा रही है कि भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुरक्षित करना है क्या? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता और व्यक्ति की प्रतिष्ठा। मतलब ये चारों बातें बिल्कुल सही है। न्याय की बात बिल्कुल सही, स्वतंत्रता की बात बिल्कुल सही, समानता भी है और उसकी प्रतिष्ठा की बात भी सही है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 98 प्री यूपी यूपी लोअर सबऑर्डिनेट का सवाल है ना। आइए लास्ट सवाल देखते हैं जो यूपी पीसीएस का है। उसमें बात कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? फिर वही बात आगे घुमा के लोअर सबऑर्डिनेट 2013 में पूछा गया कि उसकी संविधान की प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार से अभी तक उत्तर प्रदेश पीसीएस में प्रस्तावना से जितने भी सवाल पूछे गए थे लगभग वो सारे सवाल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, है ना। अब हम चलते हैं उत्तराखंड पीसीएस की तरफ। उत्तराखंड में कितने सवाल पूछे गए तो इसकी चर्चा हो जाए, है ना। चलो तो देखते हैं उत्तराखंड पीसीएस की बात, है ना। तो इसमें क्या बात कही जा रही भाई? जो पहला सवाल है कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976। ये उत्तराखंड 2007 का सवाल है ना। नेक्स्ट सवाल आपका कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया, कब किया गया? फिर वही सवाल है सेम, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। ये 2003 का सवाल है, ठीक। अब आती है बात राजस्थान पीसीएस की। तो यहाँ पर अभी तक सिर्फ एक ही सवाल पूछा गया है राजस्थान से, राजस्थान में, है ना, कि
हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस या किन नामों से किया गया है? बहुत अच्छा सवाल है और कई बार अन्य अन्य राज्य में भी देखने को मिला है, मगर राजस्थान में सिर्फ एक बार मिला अभी तक। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है भारत तथा इंडिया। ठीक, चलो नेक्स्ट आता है मध्य प्रदेश पीसीएस। मध्य प्रदेश पीसीएस में क्या क्या पूछा गया? सवाल नंबर 1, इसमें कहा जा रहा है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? अभी ऊपर आपको शायद आपने देखा होगा, है ना? तो ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान जो है वह एक पवित्र दस्तावेज है। 2015 का सवाल है। नेक्स्ट आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा भाई शब्द नहीं है? समाजवादी है, अपन निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न है, हमने अभी आपको ऊपर बताया भी है। सिर्फ यही है कि लोक कल्याण की बात नहीं कही है। लोक कल्याण की बात कहाँ कही जाती है? वो डीपीएसपी की बात है, जब आप आएगा चैप्टर तो बताएंगे वहाँ पे, है ना? तो ऑप्शन नंबर डी ये चीज़ नहीं है ना? चलिए, ये आपका 2005 एमपीपीसीएस का सवाल है ना? नेक्स्ट सवाल आपका है कि हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया? तो भाई कहाँ किया गया आप सबको पता है, संविधान की प्रस्तावना में किया गया था, है ना? यूपी पीछे 2016, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट आपका सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? बताओ भाई कौन कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान में के अंग नहीं थे, बिल्कुल सही बात। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया। दूसरी बात करा कि उक्त शब्द 1977 के संविधान संशोधन में जोड़े गए, बिल्कुल नहीं है, 77 नहीं बल्कि 76 में हुआ था। फिर कह रहा कि 85 में जोड़े गए, कभी नहीं जोड़ा गया 85 में। फिर कह रहा कि उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। अरे भैया कैसे नहीं है मालिक? ए वाले में तो मतलब इसका जो जवाब होगा वो ए सही होगा, है ना? एमपी पीछा 2005 का सवाल है। ठीक, आइए अब बात करते हैं सवाल नंबर 5 की, है ना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो फिर से वही सवाल, तो जिसका जवाब आपको पता ही होगा, 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना? ये तो 2013 का सवाल है। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस। यहाँ पे सवाल क्या पूछा गया है? पहला सवाल है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है किस नाम से? सार्वभौमिकता के नाम से, कि समष्टिवाद, या फिर समाजवाद, या फिर अंतःक्रियावाद, है ना? तो जब आप दर्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि सार्वभौमिकतावाद में यह बात कही गई है। तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना? यह सवाल 2011 का है। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है? ये छत्तीसगढ़ 2013 का सवाल है। तो ये कहा है के एम मुंशी साहब ने, इसको आपको रट्टा मारना पड़ेगा, है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, तो आते हैं हम आप लोग अब हम लोग बात करते हैं बिहार पीसीएस, है ना? तो बिहार पीसीएस का जो पहला सवाल है वो लिखा है सवाल नंबर 1, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो फिर से वही सवाल, ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976, 2016 का सवाल है ये। नेक्स्ट आपका है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये चीज़ आपके पीडीएफ में आप देखेंगे तो ऊपर ही लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, एक सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट आपका है कि निम्न शब्दों पर विचार करना है, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक और धर्मनिरपेक्ष। इन शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। सबसे पहले इसका क्रम, अभी ऊपर आपने पढ़ा यहाँ पर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द किस प्रकार से, है ना? वही बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे जो इसका क्रम होगा वो सबसे पहला क्रम होगा कि सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवाद, फिर धर्मनिरपेक्ष और उसके बाद प्रजातांत्रिक, मतलब सी ए डी और बी। तो ऑप्शन में देखिए सी ए डी और बी, ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया। इसका जो सवाल नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा वही सही होगा। और ये सवाल है बिहार पीसीएस 2008 का, है ना? नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, तो सवाल नंबर 4, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, कहाँ से आरंभ होती है? हम भारत के लोग। आप सब लोग जानते होंगे कि इसी शब्द से हमारी प्रस्तावना, इसी वाक्य से हमारी प्रस्तावना शुरू होती है। तो ऑप्शन नंबर डी, हम भारत के लोग, है ना? नेक्स्ट आपका है झारखंड पीसीएस। तो झारखंड पीसीएस में क्या बातें हैं?
इसमें एक सवाल पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, क्या जोड़ा गया था भाई? समाजवाद और पंथनिरपेक्ष, ये बात आपको पता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है ना। तो इस प्रकार से हमने जितने भी अभी तक पीसीएस में आए हुए सवाल थे प्रस्तावना से, उन सभी सवालों को हमने सॉल्व किया। और इस प्रकार से तकरीबन अगर देखे जाएं तो सिर्फ एक टॉपिक प्रस्तावना, उससे हमारे तकरीबन 40 सवाल हो चुके हैं ना। तो इस प्रकार से अगर हम ये कहें कि हमारा प्रस्तावना ये सम चैप्टर कंप्लीट होता है, तो बिल्कुल कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी से जितना टॉपिक, जितने कंटेंट आपको आपके लिए आवश्यक थे, वो चीज़ें आपको हमने दे दी। एम लक्ष्मीकांत और डीडी बसु नामक जो दो किताबें हैं, इसकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहाँ से जो भी मैटर आपके लिए था वो चीज़ें आपको मिल गई। और प्लस 21 सालों का जो भी प्रीवियस ईयर पेपर था, चाहे वो यूपीएससी रहा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, बिहार रहा हो, झारखंड है ना, मध्य प्रदेश, वहाँ सब के प्रीवियस ईयर पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए गए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमारी एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक और उसके बाद 20 सालों के 21 सालों के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आपको एक जानकारी और भी दे दें कि मेधांश आईएएस पर उत्तर प्रदेश पीसीएस 2024 के लिए ऑनलाइन फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि सामान्य अध्ययन और सी सेट दोनों की तैयारी करवाते हैं। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होगा। यह बैच हमारा 2 जुलाई 2023 से प्रारंभ है, सुबह 10 बजे से। और फीस की जहाँ तक बात है, तो फीस में 50% की छूट है। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप छूट चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आर ओ ए आर ओ 2023 के लिए हमारा एक बैच प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन और हिंदी का बैच है। यह भी ऑनलाइन फाउंडेशन बैच ही है, जिसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करवाई जाती है। यह बैच भी हमारा 2 जुलाई 2023 से प्रारंभ है, और इसमें भी फीस में 50% की छूट है। और इसके अतिरिक्त अगर आप किसी प्रकार की छूट या कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी सारी बातें हम करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।